गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर आपको विधिवत मैंने समझा दिया है। उस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर भी आपको प्रेषित कर दिए हैं। अब आज हमें चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे समझना है। चैप्टर नंबर सेकंड, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर सेकंड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज इसका पार्ट 1 आपके सामने प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का निकटस्थ संबंध रहा है, अर्थात पुष्प और मनुष्य दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक संबंधित होते हैं। आप सभी ने पुष्पों को देखा होगा, आप सभी ने पुष्पों के बारे में जाना होगा। आज हमें जानना है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्यों होता है। इस चैप्टर का नाम रखा गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें केवल पुष्पीय पादपों के बारे में ही पढ़ना है। अब इसे पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि क्या सभी पौधों में पुष्प बनते हैं, या ऐसा पौधों का कौन सा समूह है जिसमें पुष्प बनता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प बनते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, पादप जगत के अंतर्गत उनमें से ऐसे कौन से डिवीज़न के पौधे थे जिनमें पुष्प बनते हैं, आपको याद होगा। वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये जान लें कि कौन कौन से पादप होते हैं जिनको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, और उनमें से कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, और उन्हीं पादपों में हमें लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि पादपों में से कौन कौन से डिवीज़न हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा शैवाल, शैवाल के बाद फिर दूसरा पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद फिर आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद फिर आपने पढ़ा होगा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और फिर पढ़ा होगा आवत बीजी पौधे। इस तरह से आपने पौधों के 5 समूहों को पढ़ा होगा, जिन्हें हम क्रमशः एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये पादप आपने पढ़ रखे हैं। अब हमें ये पढ़ना है इन पादपों में ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें पुष्प बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, शैवाल में ना तो जड़ होती है, ना ही तना होता है, ना ही पत्ती होती है, और ना ही पुष्प बनते हैं। शैवालों में आपने पढ़ रखा है ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन न हो, उन्हें थैलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, थैलोफाइट कहा जाता है। इसी तरह से अगला ग्रुप जब आता है ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा में इसमें न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, न पुष्प है, और ना ही बीज बनता है। अगला आता है ब्रायोफाइटा, इसमें भी ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना पुष्प है,
और ना ही बीज बनता है। हाँ, इनमें शैवालों से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। जड़ों की जगह पर राइजोइट्स पाए जाते हैं। राइजोइट्स जरूर पाए जाते हैं। जो मूल सदस्य रचनाएं होती हैं, मूल रोम जैसी रचनाएं होती हैं, उनके द्वारा ये जमीन से जुड़े होते हैं और जल और खनिज लवण का अवशोषण कर सकते हैं। मगर जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ भी जड़ें नहीं हैं, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, पुष्प नहीं है, बीज नहीं है। और ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम पादप जगत का एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। इसे हम पादप जगत का एम्फीबिया कहते हैं, क्योंकि जल और थल दोनों की आवश्यकता होती है इनके लिए। तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्तियां भी विकसित होती हैं, लेकिन पुष्प नहीं बनता और ना ही बीज बनते हैं। पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, लेकिन पुष्प नहीं बनता है और बीज नहीं बनता है। तो ये थोड़ा इससे एडवांस हो गया। हाँ, टेरिडोफाइटा के बारे में और जान लीजिए। ये सबसे पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहन बंडल पाया जाता है। संवहन बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है। यहाँ पर बीज तो नहीं बना है, लेकिन बीज बनने जैसी हैबिट्स यहाँ होती है। अर्थात टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट जरूर पाई जाती है। और सीड हैबिट का मतलब हुआ बीज बनने की तरफ बढ़ा हुआ कदम। बीज तो नहीं बनता है, बट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स के ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनमें सीड हैबिट पाई गई है। बीज बनने की तरफ बढ़ा हुआ कदम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के पौधे हेट्रोस्पोरस होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये एल्गी और ब्रायोफाइट्स ये होमोस्पोरस होते हैं। इनमें एक ही समान प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में विषम बीजाणु होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा और छोटा दो तरह के बीजाणु बनते हैं। हेट्रोस्पोरी होती है, विषम बीजाणुकता होती है। इसलिए यहाँ पर सीड बनने की हैबिट तो है, मगर सीड नहीं बनता है। इस तरह से इसके बाद जिम्नोस्पर्म आता है। इनमें भी जड़ है, तना है, पत्तियां भी विकसित होती हैं, मगर पुष्प नहीं बनता, लेकिन बीज बना हुआ है। बीज इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस माने होता नेकेड और स्पर्म माने होता सीड, अर्थात इनमें नेकेड सीड होता है। इस तरह से इससे थोड़ा एडवांस हुआ जिम्नोस्पर्म के पौधों का ग्रुप। अगला आता है एंजियोस्पर्म। आप सभी आम, महुआ, नीम, बरगद, पीपल, ये सारे पौधे जो आप देखते हैं वो सारे पौधे एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज भी बनता है। इस तरह से आज हम इन्हीं पौधों के बारे में बात करने वाले हैं, पुष्पी पादपों के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थात जितने भी आपने ग्रुप देखे हैं उनमें से केवल एंजियोस्पर्म ही ऐसा एक ग्रुप है जहाँ पर पुष्प बनता है। आज इसी पुष्प के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हुए, एंजियोस्पर्म के प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हुए। अगर इसको हम कह दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स तो बात वही होगी, क्योंकि एंजियोस्पर्म का ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पुष्प बनते हैं। अब जब पुष्प की बात आ गई, लैंगिक जनन की बात आ गई, तो आप जानते हैं कि पुष्प जो है वो पौधों का जननांग होता है। जिस पुष्प में आप महक देखते हैं, सुगंध देखते हैं, आकर्षक रंग देखते हैं, वो पौधे अपने लिए बनाते हैं। वो पौधों के अपने काम के लिए होता है, क्योंकि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुष्प पौधे का जननांग होता है। इसी से वो जनन करते हैं और इसी से फूल के बाद फल बनता है। फल के अंदर बीज होते हैं और उन्हीं बीजों से इनकी अगली संततियों का विकास होता है।
इसीलिए पुष्प को हम इन पौधों का जननांग कह सकते हैं। जब पुष्प पौधे का जननांग है तो हमें पुष्प की संरचना के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। थोड़ी जानकारी आप ये भी कर लीजिए कि पुष्पों का अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं। तो पुष्पीय पादपों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी में करते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। ये बॉटनी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। दैट ब्रांच इज नोन एज एंथोलॉजी। दूसरा इसी जगह भी जान लें कि पुष्पों की खेती, पुष्पों को अब आजकल व्यावसायिक दृष्टिकोण से पुष्पों का बड़ा महत्व है, इसलिए बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने पुष्पों की खेती प्रारंभ कर दी है। तो पुष्पों की खेती जिसमें हम पुष्प उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के सजावट वाले पुष्प जिनको हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कहते हैं, तो पुष्पों की खेती को हम फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। पुष्पों की खेती फ्लोरीकल्चर। इसी तरह से इसी से संबंधित फल बनता है पुष्प से। तो फलों का अध्ययन किस में करते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फलों का अध्ययन हम करते हैं प्लोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। फल के अंदर बीज होते हैं, तो बीज का अध्ययन किस में करते हैं? बीजों का अध्ययन हम करते हैं स्पर्मोलॉजी। इस तरह से इससे संबंधित टर्म था, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दें। स्पर्मोलॉजी, सीड, स्टडी ऑफ सीड्स, सीड का अध्ययन, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। अब बारी आती है कि जब पुष्प पौधों का जननांग है तो पुष्प की संरचना के बारे में समझना जरूरी है। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हमने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है जिससे आपको पुष्प की संरचना के बारे में समझ में आ जाए। आप सबने देखा होगा कि पुष्प एक वृंत से, तने से जुड़ा होता है। इस वृंत को हम पुष्प वृंत या पेडिसिल के नाम से जानते हैं। पुष्प जिस वृंत से जुड़ा होता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं, पुष्प वृंत। लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जैसे लटजीरा में, उसका पुष्प तने से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, उसमें कोई वृंत नहीं होता। ऐसे पुष्पों को हम अवरंती या सेसाइल पुष्प के नाम से जानते हैं। वृंत के ठीक ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है जिसे हम पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन को थैलमस के नाम से जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, पुष्पासन अर्थात पुष्प के लिए, सारे आर्गन्स के लिए एक आसन बनाता है, फूला हुआ भाग, इसे पुष्पासन कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर हरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं। हरे रंग की संरचनाएं 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती हैं। छोटी छोटी पत्ती जैसी रचनाएं होती हैं। इनको हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल, एक को बोलते हैं बाह्य दल को सेपल बोला जाता है, सेपल कहा जाता है। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो पुष्प के ऊपर एक कवर जैसा बना देते हैं जिससे विकसित होते हुए पुष्प की सुरक्षा रहती है। दो काम करता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण, चूँकि हरा रंग होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं जिससे विकसित होते हुए पुष्प को पोषण भी मिलता रहता है। और कलिका अवस्था में, जैसे गुलाब के फूल को आप तोड़िए तो उसको देखते हैं कि कली के ऊपर ये बाह्य दल पूरा उसको घेरे हुए रहते हैं जिससे उसकी सुरक्षा रहती है। जैसे जैसे पुष्प खिलता जाता है ये बाह्य दल नीचे की तरफ फैलते हुए चले जाते हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है। ये डायग्राम में जो दिख रहा है हरे रंग के, ये बाह्य दल हैं। बाह्य दल
एक को तो हम बाह्यदल कहते हैं, लेकिन इनकी संख्या 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, तो इनके समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। ध्यान रखिएगा, सारे टर्म्स को आपको ध्यान से समझना है। सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, यानी बाह्य दलों के समूह को, जब हम पूरे समूह की बात करते हैं, एक को तो बाह्य दल कहा जाता है, सेपल कहा जाता है, लेकिन जब समूह की बात करते हैं तो समूह को बाह्य दल पुंज या कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर आप कलर्ड दल देख रहे हैं, इन्हें हम दल कहते हैं। अकेले को पेटल के नाम से जाना जाता है, पेटल। ये भी पौधों में 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं इनकी संख्या। अकेले एक को दल कहा जाता है, लेकिन इनका जब समूह की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात करते हैं, 4 या 5 जो भी संख्या इनकी है, तो पूरी संख्या दलों के समूह को हम कोरोला कहते हैं। एक को पेटल कहते हैं, यानी हिंदी में इसे हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। तो दल प्रायः रंगीन होते हैं। रंगीन इसलिए होते हैं, कलर्ड होने की वजह से ये कीटों को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित करते हैं। इनमें सुगंध भी होती है, सुगंधित वाला भाग दलों का ही होता है। क्यों? कीटों को आकर्षित करने का कारण है कि इनमें परागण की क्रिया हो सके। तो दल रंगीन इसीलिए होते हैं ताकि कीट इनकी तरफ आकर्षित होकर आवें और परागण की क्रिया संपन्न कर सकें। परागण आप जानते हैं, अभी आगे पूरा डिटेल बताऊंगा कि पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और वो परागण कई तरह से हो सकता है, उसका डिटेल इसी चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा। प्रायः आपने देखा होगा, जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो सफ़ेद और विशेष प्रकार की सुगंध वाले होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बेला है, चमेली है। इनमें विशेष महक होती है, रात में खिलते हैं और सुगंधित भी होते हैं। उसके पीछे कारण है, सफ़ेद रंग के होंगे तो कीट इनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाएंगे, और सुगंध होगी तो सुगंध के सहारे कीट इन तक पहुंच सकेगा, जिसके कारण इनमें परागण की क्रिया संपन्न हो सके। इसलिए प्रश्न यहाँ बनता है कि रात में खिलने वाले पुष्प सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, क्यों? तो इसके पीछे यही कारण है, सफ़ेद रंग के होंगे तो रात में दिखाई पड़ेंगे, कलर दल होता तो वो न दिखाई पड़ता। सफ़ेद ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है, तो सफ़ेद होने के कारण है कि कीट उनको देख सकें, और सुगंध होने का कारण है कि सुगंध के आधार पर कीट उन तक पहुंच सके, जिससे उनमें परागण हो सके। इसलिए रात में खिलने वाले पुष्प सफ़ेद और महकदार होते हैं। हमने बताया बेला और चमेली। तो दल पुष्प का दूसरा चक्र है। पहला चक्र आपने बाह्यदल पढ़ा और दूसरा चक्र दल पढ़ा, जो रंगीन होता है, और रंगीन होने का कारण भी आपने समझ लिया। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है जो आप देख रहे हैं, ये कहलाता है पुंकेसर। तीसरा चक्र है पुंकेसर, जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। ये पुष्प का मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट, मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, नर भाग होता है, क्योंकि इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो पुष्प का तीसरा चक्र अति महत्वपूर्ण चक्र, जिसे पुंकेसर कहते हैं, अकेले पुंकेसर कहते हैं, मगर ये अकेले नहीं होते हैं, इनकी संख्या भी 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकती है। अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जात के पुष्पों में जितनी संख्या होगी सारे पुष्पों में वही होगी, वो संख्या फिर चेंज नहीं होती है। जैसे गुड़हल में इंडेफिनिट है तो सभी गुड़हल के पुष्पों में इंडेफिनिट पुंकेसर होंगे। जैसे सरसों में टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, 4 बड़े 2 छोटे, 6 हैं तो सभी में 6 होंगे। मटर में 10 होते हैं तो सभी मटर के जितनी भी स्पीसीज हैं सब में 10 होंगे। तो पुंकेसरों की संख्या भी 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो स्टेमेन अकेला कहलाता है, लेकिन जब इनका समूह होता है तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम पुमंग के नाम से जानते हैं। पुमंग को हम इंग्लिश में एंडूशियम कहते हैं, पुमंग। तो इस तरह से पुमंग पुष्प का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है,
जो नर भाग कहलाता है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुमंग में बहुत सारी बातें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिर आखिरी चक्र आता है जो बीचों बीच सुरक्षित होता है, ये वाला पार्ट कहलाता है जायांग, गाइनोशियम कहलाता है। जायांग या इसको हम पिस्टिल कह सकते हैं, गाइनोशियम, गाइनोशियम, जायांग, यह पुष्प का मादा भाग होता है क्योंकि इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक यहीं पर होता है। तो इस तरह से अगर हम पुष्पों के भागों को बांटना चाहें तो बड़ी आसानी से पुष्पों के भागों को बांट सकते हैं। तो अगर हम पुष्प लिखते हैं तो पुष्प के दो भाग हमने देखे। एक भाग कहलाता है सहायक अंग, सहायक अंग, और दूसरा भाग कहलाता है आवश्यक अंग। सहायक अंग और आवश्यक अंग दो भागों में बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं एसेसरी आर्गन्स और इसको बोलते हैं इसेंशियल आर्गन। इसेंशियल आर्गन, पहले तो हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। आर्गन के बजाय हम चक्र भी कह सकते हैं, वर्ल, सहायक चक्र वर्ल कहते हैं। सहायक में आपने देखा कि दो भाग थे, एक को कहलाते हैं कैलिक्स और दूसरे को कहा जाता है करोला। बाह्य दल पुंज, और जो रंगीन वाला आपने देखा वो कलर्ड वाला जो देखा वो करोला है, जिसे हम दल पुंज कहते हैं। इसी प्रकार से इसेंशियल आर्गन्स, जिसको अभी हमने बताया नर और मादा जननांग हैं, इन्हें भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं पुमंग और दूसरे को कहते हैं जायांग। पुमंग को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोसियम और जायांग को कहा जाता है गाइनोशियम। जायांग और पुमंग, पुमंग अभी हमने बताया कि यह पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। नर को हम इस तरह से, मादा भाग को इस तरह से डिनोट करते हैं। इस तरह से पुष्प को अगर हम बांटना चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन से? पहला भाग कहलाता है, पहला चक्र कहलाता है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज, और दूसरा कहलाता है कोरोला, दल पुंज। तीसरा जो कि इसेंशियल में आता है, आवश्यक अंगों में आता है, पुमंग, एंडोसियम। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। और अगला आता है जायांग, चौथा भाग गाइनोशियम, यह पुष्प का मादा भाग होता है। इस तरह से एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहला चक्र, फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, बाह्य दल। बाह्य दल सबसे पहला चक्र है। बाह्य दलों के समूह को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। अकेले बाह्य दल को सेपल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात निषेचन तक कंप्लीट हो जाता है, तो पुष्प के ये सहायक अंग, जिनको हमने एसेसरी आर्गन कहा है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाह्य दल लगे रह जाते हैं, फल बनने के बाद भी बाह्य दल नहीं गिरते। ऐसे बाह्य दलों को हम परसिस्टेंट कैलिक्स के नाम से जानते हैं, चिरलग्न, परसिस्टेंट। जैसे आपने बैंगन में देखा होगा, आपके देखे होंगे बैंगन में ऊपर बाह्य दल पुंज लगा होता है, बाह्य दल लगे होते हैं, फल बनने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ते। मिर्च में भी लगे होते हैं, हटाइए ना तो लगे ही रहते हैं। टमाटर में भी अगर आप हटाएं नहीं तो फल बनने के बाद भी लगे रहते हैं। अमरूद में नीचे की तरफ देखा होगा, कुछ हिस्सा कैलिक्स का बचा रहता है। तो कैलिक्स वैसे तो गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें फल बनने के बाद भी कैलिक्स लगे रहते हैं। दूसरा आपने दल देखा, प्रायः रंगीन होता है। रंगीन होने के कारण को हमने आपको स्पष्ट किया है। एक को दल या पेटल कहते हैं, लेकिन
इसकी पूरे समूह को, दलों के समूह को दलपुंज या कोरोला के नाम से जाना जाता है। कोरोला का महत्वपूर्ण रोल यही होता है कि इनमें कलर होता है जिससे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरा आपने एंड्रोशियम पढ़ा, जिसके एक को हम स्टेमन कहते हैं, ये मेल पार्ट होता है। कई सारे स्टेमेंस के समूह को हम पुमंग के नाम से जानते हैं, एंड्रोशियम कहलाता है, ये नर भाग होता है। और अंतिम वर्ड जिसको हम जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम मादा भाग होता है, ये बीचों बीच स्थित होता है। इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, पुंकेसरों में नर युग्मक का निर्माण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। जब तक नर और मादा युग्मक नहीं होंगे वो लैंगिक जनन नहीं होगा। लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल गैमीट का होना आवश्यक है। जब मेल और फीमेल गैमीट का समेकन होता है, उसके बाद इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, तब जायगोट बनता है और जायगोट के विकास से भी नई पीढ़ी का, नई संतति का विकास होता है। इसलिए इनमें लैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मक होना जरूरी है। इसलिए नर और मादा दोनों ही इसमें सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, जननांग पाए जाते हैं। अब थोड़ी जानकारी और कर लीजिए। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दल और बाह्यदल दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों फ्यूज कर जाते हैं, एक ही में समेकित हो जाते हैं। तब उसे हम न कैलिक्स कहते हैं न करोला कहते हैं, उसे कहा जाता है परिदल पुंज, उसे बोला जाता है परिदल पुंज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरियंथ। जिस प्रकार से कैलिक्स की यूनिट थी सेपल, करोला की यूनिट थी पेटल, वैसे ही परिदल पुंज ना सेपल ना पेटल बल्कि इसकी यूनिट को टेपल कहा जाता है। इसकी यूनिट इकाई को टेपल कहते हैं। टेपल से मिलकर पेरियंथ यानी परिदल पुंज बनता है। परिदल पुंज का अर्थ हुआ कि ऐसे पुष्प जब कैलिक्स और करोला में उनमें विभेदन न हो, दोनों एक ही में फ्यूज कर जाएं, तो ऐसे पुष्प, ऐसे वर्ल को, ऐसे चक्र को हम परिदल पुंज के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पुष्प जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए नर और मादा युग्मक की जरूरत पड़ती है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, या बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम ये नहीं कह सकते कि फर्टिलाइजेशन के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें पुष्प बनते हैं। अब पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होते हैं और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। दोनों में अंतर क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब पुष्प की बात हो रही है, आगे इनमें बनने वाले युग्मकों की बात होगी, तो हमें पुष्प के बारे में भी जानना जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है कि नहीं होता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। तो मेल नर युग्मक कहाँ बनता है? मेल गैमिटेंजिया में। मेल गैमिटेंजिया का अर्थ हुआ नर युग्मक धानी। मेल गैमिटेंजिया में नर युग्मक का निर्माण होता है, जबकि दूसरा फीमेल गैमिटेंजिया में, फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। अर्थात इसको हम नर युग्मक धानी और इसको हम मादा युग्मक धानी के नाम से जानते हैं। न जैसा कि अभी आपने पुष्प में देखा कि मेल गैमिटेंजिया के रूप में, नर जननांग के रूप में स्टेमेन होता है और स्टेमेन में
बनता है नर युग्मक यानी मेल गैमीट का निर्माण होता है। कैसे बनता है ये अभी आप देखेंगे, मेल गैमीट। और इसी तरह से फीमेल गैमेटेंजिया को कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में यानी जायांग में बनता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट मादा युग्मक बनता है। नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, संयोजन होता है, निषेचन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक और इधर वाला मादा युग्मक, और इन दोनों के मिलने से जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को हम इसको आप नोट करते चलेंगे तो आगे जब आप लिखेंगे तो आसानी होगी। आप ये जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में दो तरह के पुष्प हो सकते हैं। जितने पुष्पी पादप हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं पुष्पी पादप, पुष्पी पादप में दो तरह के पुष्प हो सकते हैं। एक पुष्प हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और यानी द्विलिंगी पुष्प। और दूसरा हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक लिंगी पुष्प, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प का अर्थ होता है ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हों, जैसे गुड़हल में, जैसे मटर में, जैसे सरसों में। ये ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्प में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो इसका जो नर भाग है वो कहलाता है पुमंग, एंड्रूशियम कहलाता है, और मादा भाग गाइनोशियम कहलाता है यानी जायांग कहलाता है। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रूशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही साथ होते हैं। इसकी यूनिट होती स्टेमेन यानी पुंकेसर, और इसकी यूनिट होती है कार्पेल। कार्पेल से मिलकर जायांग बनता है, और पुंकेसर, स्टेमेन का मतलब पुंकेसर से मिलकर पुमंग का निर्माण होता है। तो हो गई बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात, जिसमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएं। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें या तो पुष्प में नर जननांग पाया जाएगा या फिर मादा जननांग पाए जाएंगे। पुष्प या तो एक ही पौधे में हो सकता है या नर पौधा अलग होगा, मादा पुष्प वाला पौधा अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ भी मेल फ्लावर अब अलग हो गया। बाइसेक्सुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन अलग थे, लेकिन यहाँ पर मेल फ्लावर अलग होगा, नर पुष्प अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होंगे। एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन पाया जाए, लेकिन यहाँ भी सेक्स ऑर्गन वही रहेगा। अगर मेल पुष्प है तो उसमें एंड्रूशियम पाया जाएगा, पुमंग पाया जाएगा। फीमेल फ्लावर है तो उसमें गाइनोशियम पाया जाएगा, अर्थात जायांग पाया जाएगा। जैसे इसकी यूनिट पुंकेसर या स्टेमेन है, वैसे जायांग की यहाँ भी कार्पेल है। तो बस ये अंतर दोनों में है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में नर और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे, जबकि एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये विशेषता होती है कि नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग पाए जाएंगे। अर्थात एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें पुंकेसर पाए जाएंगे,
वह नर पुष्प कहलाएगा, मेल फ्लावर कहलाएगा। दूसरा पुष्प ऐसा होगा जिसमें जायांग पाया जाएगा, वो मादा पुष्प कहलाएगा। एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प अलग अलग हो सकते हैं या फिर अलग अलग पौधों में नर और मादा पुष्प हो सकते हैं। अब थोड़ा और जानिएगा। हमने आपको फ्लावर के सारे पार्ट बता दिए। उसके बाद अभी आपको हमने बताया कि फ्लावर का मेल भाग जो है, मेल पार्ट, नर भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर में क्या क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, अर्थात स्टेमेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो हमने स्टेमेन बना रखा है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये वाला भाग जो थोड़ा फूला हुआ घुंडी के जैसा होता है, इस भाग को हम परागकोश के नाम से जानते हैं। परागकोश, जिसे हम एंथर बोलते हैं, एंथर कहा जाता है। और परागकोश और जो लंबी डंडी जैसी रचना आती है इसे हम पुतंत के नाम से जानते हैं। पुतंत या फिलामेंट कहा जाता है, पुतंत या फिलामेंट कहते हैं। पुतंतु और परागकोश को जहाँ पर ज्वाइंट है, दोनों जुड़ रहे हैं, इस भाग को हम योजी बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव। चलिए इसको हम अलग से निकाल के बताते हैं। ये आपका पुंकेसर, एक पुंकेसर है और इस तरह से ये पुंकेसर ऐसे जुड़ा हुआ था। इस भाग को हम एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं और इस भाग को पुतंतु कहते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जहाँ पर फिलामेंट और एंथर आपस में जुड़ता है उसे हम योजी या कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। इस भाग को हम कनेक्टिव कहते हैं। यद्यपि एनसीईआरटी में कनेक्टिव को नहीं बताया गया है, केवल परागकोश यानी एंथर और फिलामेंट की बात की गई है। उसी प्रकार से फीमेल पार्ट, जिसको अभी हमने गाइनोशियम कहा है, उसके भी तीन भाग होते हैं। इस तरह से इसको भी अलग से हम बता रहे हैं आपको। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। ये वाला भाग स्टाइल कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टिग्मा को वर्तिकाग्र और स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका। और नीचे का फूला हुआ भाग ये अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाता है। इसके भी हम पार्ट को कह सकते हैं, यह है वर्तिकाग्र। बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, अभी आप समझेंगे इसके महत्व को। वर्तिकाग्र या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरा भाग स्टिग्मा के नीचे का भाग कहलाता है वर्तिका या इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ भाग कहलाता है ओवरी या इसको हिंदी में बोला जाता है अंडाशय। इस तरह से आपने देखा कि मेल पार्ट में भी 3 भाग होते हैं और फीमेल पार्ट में भी 3 भाग होते हैं। चूँकि हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो अब हमें आवश्यकता है केवल मेल और फीमेल पार्ट की। इन्हीं से हमें आगे का विस्तृत विवरण समझना है। आप जानते हैं परागकोश के अंदर छोटे छोटे दाने जैसी रचनाएं बनती हैं जिन्हें हम परागकण कहते हैं, पॉलन ग्रेन। ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन, परागकण। और एक होता परागण, वो पॉलिनेशन होता है। दोनों अलग अलग टर्म हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, जबकि परागकण या पॉलन ग्रेन परागकोश के अंदर बनते हैं। इसी तरह से गाइनोशियम या जायांग के अंदर की तरफ फीमेल या मादा युग्मक बनता है। फिर नर और मादा युग्मक का आपस में संयोजन होता है, निषेचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल का निर्माण होता है। ये आपको हम अब अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज ये बेसिक जानना जरूरी था कि पुष्प क्या है,
उसमें से कौन से ऐसे पादप समूह हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, पुष्प में कौन कौन से चक्र होते हैं, उन चक्रों के क्या नाम होते हैं, चक्रों को कितने भागों में बांटा गया है, पुष्प में नर चक्र और मादा चक्र को क्या कहते हैं। इस तरह से एक बेसिक जानकारी आज पुष्प के बारे में जानना जरूरी था। अगले भाग में हम आपको आगे की बातें बताएंगे। आप पुष्प के डायग्राम को बना हुआ देख रहे हैं, इसके सारे भागों से आप परिचित हो गए होंगे। अगले भाग में हम इसी चैप्टर से संबंधित अन्य बातों को बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आज जो भी हमने बताया है, समझाया है, समझाने का प्रयास किया है, आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने आपके पास जो भी बुक है उसको भी पढ़िएगा, तब हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।